हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बहुत प्यारे से कंसेप्ट को। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो बच्चों देखिए, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कौन कौन से टेक्निक का यूज करते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन से तकनीक का यूज करते हैं, तो बेटा देखेंगे आप कि बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से आपको तीन तकनीक यूज करने होते हैं। पहला तकनीक यही होता है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा हम अभी जस्ट जानने वाले हैं। और जो दूसरा तकनीक है वह है कि डीएनए की कॉपी तैयार करना, यानी कि जीन क्लोनिंग करना। क्लोन का मतलब समझिएगा कॉपी तैयार करना। और तीसरा है जीन ट्रांसफर, यानी कि ये जो जीन आपने क्या किया है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसको कैसे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इस बात को जानना। यानी कि मुख्य रूप से ये जो बायोटेक है या जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, वो क्या है, तीन तकनीक पर बेस्ड है। तो बेटा समझेंगे आप कि यहां पे जो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वह कैसे बना था उसको हम लोग जानेंगे। तो यह बात समझिएगा सबसे पहले कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, इसको बनाया किसने था। तो बेटा देखिए, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने वाले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। अब स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इसे 1972 में बनाया था। कब बनाया था बेटा? 1972 में। अब देखिएगा, अब ये जो कंसेप्ट है, इन्होंने कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, उसको हम लोग एकदम आसान से शब्दों में जानने के लिए इसको हमने, आप देखेंगे, स्टेप वाइज कर दिया है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया। और कहां से प्लाज्मिड लिया था? तो इन्होंने प्लाज्मिड लिया था सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, जो कि क्या है, तो एक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले इन्होंने प्लाज्मिड लिया सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से और वैसे प्लाज्मिड को निकाला जो कि क्या था बच्चों, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उपस्थित था। उसमें क्या था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उपस्थित था। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए यही है वो प्लाज्मिड, ठीक है, यह प्लाज्मिड है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहां पर मान लेते ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तब क्या हुआ कि इन्होंने इसे यहां से क्या किया, काट लिया। इन्होंने इसे काट लिया। अब काट करके इसको क्या करना है, तो जोड़ना है। किससे जोड़ना है? तो वेक्टर डीएनए से। यानी कि यहां पर ये जो डीएनए है ये क्या है, ये है प्लाज्मिड डीएनए। क्या है बच्चों? प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए में ये कौन सा जीन है, तो ये वाला जीन है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या किया, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाले प्लाज्मिड को ले लिया। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है इसको उन्होंने काटा। कैसे काट लिया? तो देखिए देखिए, अब उन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से काटा और वेक्टर्स डीएनए से जोड़ा। यानी कि इन्होंने क्या किया, इसको काट करके, अब इन्होंने काटा तो देखिए ये हिस्सा हो गया। समझिए आप, इन्होंने काटा तो मान लेते ये हिस्सा हो गया, ओके, ये हिस्सा। या आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला है। अब सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इन्होंने वेक्टर डीएनए को भी काटा। अब देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है, वेक्टर डीएनए है।
इसको भी इन्होंने सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काट दिया। अब जब काट दिया तो क्या करेंगे बाबू, जब इन्होंने काट दिया तब काट करके इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इन्होंने इसको ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जो वेक्टर डीएनए है उससे क्या किया गया है, ऐड किया गया। ये क्या था, तो वेक्टर डीएनए था। ठीक है, और जो वेक्टर डीएनए है उससे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को ऐड कर दिया गया। तो यहां पर ये जो डीएनए बना है, ये वाला जो डीएनए बना है, तो बच्चों इस डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, आरडीएनए। यानी कि आप इसे अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब यहां पे पूछे अगर आपसे कि बताएंगे बेटा कि ये जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो जीन है इसको वेक्टर डीएनए से जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया गया। आप देखिए, तो जोड़ने के लिए क्या किया उन्होंने, यूज किया डीएनए लाइगेज का, डीएनए लाइगेज का। अब ये जो डीएनए लाइगेज है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि डीएनए लाइगेज से ही क्या होता है कि डीएनए को डीएनए के सेगमेंट से जोड़ा जाता है। फिर अब देखिए, अब हो गया ना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, अब क्या करेंगे, तो इसे हम लोग करेंगे ट्रांसफर। क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसफर करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया होस्ट में, और होस्ट के रूप में उन्होंने सिलेक्ट किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम बच्चों, ई कोलाई। अब ई कोलाई के अंदर इन्होंने इस डीएनए को क्या कर दिया, इस डीएनए को ट्रांसफर किया, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ट्रांसफर हो गया है, देखिए ओके, ये ट्रांसफर हो गया है। अब क्या हुआ कि अब इसको अगले जनरेशन में देखा गया, यानी कि अगले जनरेशन में क्या हुआ कि ई कोलाई डिवाइड हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वह क्या होता है, तो प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि 20 मिनट के बाद क्या हुआ, 2 हिस्सों में बट गया, कुछ इस प्रकार से। इससे कितने बन गए, 2 ई कोलाई बन गया, जिसमें क्या उपस्थित है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें उपस्थित थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पहले वाले का है, यहां पर उपस्थित है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पे जो ये ई कोलाई है इसको हम लोग बोलेंगे, एक प्यारा सा नाम देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट बहुत ही आसान है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे कि फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए को 1972 में 2 वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। उन्होंने जो प्रक्रिया है उसको कैसे परफॉर्म किया था, तो जानिए। सबसे पहले उन्होंने एक प्लाज्मिड लिया, और वो जो प्लाज्मिड है उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। अब उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इन्होंने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से काटा। सेम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन से उन्होंने वेक्टर डीएनए को भी काटा। अब क्या हुआ कि डीएनए लाइगेज की मदद से ये जो डिजायर्ड जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, इसको वेक्टर डीएनए से जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ दिया गया तो जो डीएनए बना उसको हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बेटा देखिए, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पर जो ई कोलाई है इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अब क्या हुआ कि ये फिर से विभाजित हुए, और जो संतति बनी उसमें देखा गया कि क्या है, तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट जो आर्टिफिशियल डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल है,
इसको कैसे बनाया गया था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर यहाँ पर ये डाउट है। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से हम यंत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ना कि मान लेते हैं हमको युद्ध में जाना होता है, तो बेटा क्या करते हैं, युद्ध में जब हमको जाना होता है तो हम लेते हैं बंदूक वाला, तो बंदूक ले लेते हैं या विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के ही जाते हैं। तो यहां पर भी मान लीजिए ये युद्ध से कम नहीं है, यहां पर भी क्या करने, हमको प्रोडक्ट तैयार करने हैं और वैसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं जो कि मनुष्य की भलाई में हो। ठीक है, तो इसमें बहुत प्रकार के हमको टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिएगा ये टूल्स कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिएगा, इसके जो टूल्स हैं उसमें सबसे पहले एंजाइम होता है। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम आता है। दूसरी बात आता है वो होता है वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। और जो नंबर 3 में आता है ये है होस्ट। और कैसा होस्ट, तो बेटा ये होंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर सकें, तो जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए उसको आसानी से प्रवेश करा सके, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। यानी कि मुख्य रूप से आप जानिए कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, तो उसमें हम यूज करने वाले हैं एंजाइम, एंजाइम यूज करेंगे, वेक्टर यूज करेंगे और ये होस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम जानेंगे, फिर हम वेक्टर की स्टडी करेंगे और लास्ट में हम लोग होस्ट की स्टडी करेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं एंजाइम का। अब देखिए एंजाइम का प्रयोग जो बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एंजाइम का प्रयोग तो सबसे पहले सेल को खोलने में किया जाता है। दूसरी बात उसके अंदर जो डीएनए है उसको काटने में किया जाता है। और तीसरी बात डीएनए के डीएनए टुकड़े को जोड़ने में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ एंजाइम्स को जान लेते हैं कि बायोटेक में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कौन कौन से एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझेंगे आप कि एंजाइम के रूप में सबसे पहले हम कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक जो एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है लाइसिन एंजाइम, लाइसिन एंजाइम। और जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। और बेटा जो तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 एंजाइम हम यूज करने वाले हैं। एक लाइसिन एंजाइम यूज करने वाले हैं, एक क्लीविंग एंजाइम यूज करने वाले हैं और एक डीएनए लाइगेज यूज करने वाले हैं। तो बेटा समझेंगे कि यहाँ पर जो लाइसिन एंजाइम है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है सेल को ओपन करने के लिए, सेल को खोलने के लिए, सेल को ओपन करने में। ठीक है, दूसरा है डीएनए को काटने में, डीएनए को काटने में। ठीक है, और यहां पर ये जो तीसरा है डीएनए को जोड़ने में। इसका यूज कहां होता है बच्चों, डीएनए को जोड़ने में। तो बेटा यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो एंजाइम्स है हमने 3 प्रकार के एंजाइम्स यूज करने हैं। एक लाइसिन एंजाइम यूज करने हैं, दूसरा क्लीविंग एंजाइम यूज करने हैं और तीसरा डीएनए लाइगेज यूज करने हैं। यानी कि ये आप एंजाइम यूज करेंगे तब जाकर के क्या होगा, तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइसिन एंजाइम के बारे में कि लाइसिन एंजाइम होता क्या है। देखिए
लाइसिंग एंजाइम की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि लाइसिंग जो एंजाइम है इसका यूज हम क्या करते हैं, सेल को ओपन करने के लिए करते हैं, सेल को खोलने के लिए करते हैं। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि लाइसिंग एंजाइम में हम कौन कौन से एंजाइम का यूज करेंगे। तो देखिएगा कौन कौन से एंजाइम का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये देखिए ये जो लाइसिंग एंजाइम का यूज है ये सेल के आधार पर होता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल है और उसके ऊपर हम लोग एनिमल सेल वाला एंजाइम यूज कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक सेल के लिए यहाँ पे जो लाइसिंग एंजाइम है वो अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जानिए आप। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर सेल क्या है, तो बेटा देखिए अगर सेल है प्लांट, क्या है बेटा, प्लांट सेल है, तो बेटा देखिए जो प्लांट सेल है आप जानते ही हैं कि प्लांट सेल कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये हमने प्लांट सेल बना दिया। फिर देखते हैं कि इसके अंदर देखिए ये हो गया, इसको खोलना ही है तो हम फिलहाल क्या करेंगे, तो इसके आवरण को ही देखेंगे। ये हो गया इसका सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, इसका कोशिका भित्ति। और हाँ बच्चों समझेंगे आप कि ये जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि 12वीं के बोर्ड के लिए है, और वैसे बच्चे जो कि नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से समझिए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। अब देखिए एक तो सेल वॉल हो गया, अब इसके अंदर आपको जो दिखेगा वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहां पर देखिए जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है बच्चों, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है लिपिड का और प्रोटीन का। लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। तो जब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम आते हैं। जैसे कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए आता है लाइपेज, ठीक है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आता है प्रोटीएज। और हाँ सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। अगर एल्गी है तो उसमें पेक्टिन भी होता है, तो पेक्टिन भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर ये जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है सेल्यूलेज। और पेक्टिन को डाइजेस्ट करने कौन सा एंजाइम चाहिए, पेक्टिनेज। यानी कि बच्चों अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से एक प्लांट सेल के दीवार को तोड़ना है या प्लांट सेल को ओपन करना है ताकि आप अंदर से जाकर के उसके डीएनए को निकाल सको, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए ये एंजाइम्स चाहिए। सबसे पहले ये लाइपेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज और ये सेलुलेज, यानी कि सेलुलेज, पेक्टिनेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये 4 प्रकार के आपको एंजाइम्स चाहिए। और ये सभी एंजाइम्स क्या है बच्चों, ये है लाइसिंग एंजाइम, जो कि क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल को ओपन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि सेलुलेज, पेक्टिनेज, लाइपेज और प्रोटीएज का यूज हम प्लांट सेल को खोलने में करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सेल क्या हो, अगर सेल हो फंगी का या फंगल सेल हो, कवक कोशिका हो, तो कवक जो कोशिका है इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करने के लिए कि उसके अंदर का जो डीएनए है निकाल लें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक लाइसिंग एंजाइम यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए जो फंगल सेल होता है ना, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वह बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है बच्चों, काइटिन का बना होता है। अब सेल वॉल के बाद इसमें भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो जैसे हमने देखा था प्लांट में, वैसे ही देखिए एक बात सुनिए,
कोशिका कोई भी हो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हूबहू होता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो यहाँ पे प्लांट सेल देखे थे, चाहे ये जो फंगी का सेल है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होगा, चाहे आप ये बात जानिए कोई भी कोशिका होगा उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसका कंपोजिशन एकदम सेम होगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी क्या होगा, लिपिड होगा और प्रोटीन होगा। तो आपको भी पता है लिपिड और प्रोटीन होगा, तो बेटा देखिए काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, काइटिनेज चाहिए। क्या चाहिए, काइटिनेज। और ये प्रोटीन और लिपिड को तो आपको पता है ऑलरेडी कि लाइपेज चाहिए और प्रोटीनेज चाहिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि प्लांट ये फंगल सेल यानी कि जो कवक कोशिका है उसको हम क्या करें, उसको हम लोग इसके दीवार को तोड़ करके उसके अंदर से जो डीएनए है उसको निकाल लें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें काइटिनेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम का यूज करना होगा। आई होप कि इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानिएगा, मान लेते हैं कि अगर सेल क्या है, अगर सेल है प्लांट तो हो चुका है, अगर सेल है एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका को ओपन करने के लिए हमें कौन से एंजाइम यूज करने पड़ेंगे, तो देखिएगा जंतु कोशिका है, मान लेते ये हो गया, ठीक है, इसका तो न्यूक्लियस है, ये इसका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ओपन करना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है ये लिपिड का, और सेल मेम्ब्रेन बना होता है ये प्रोटीन का, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का। और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए हमको लाइपेज, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीनेज। प्रोटीएज होता है, क्या होता है बच्चों, प्रोटीनेज नहीं प्रोटीएज होता है। यानी कि हम लाइपेज और प्रोटीएज का यूज करके एक एनिमल सेल को आसानी से खोल सकते हैं और उसके अंदर जो ये डीएनए है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है कि हम डीएनए को निकालेंगे। अब यहां पे एक बात आती है, सर ये तो बात ठीक है कि आपने प्लांट भी बता दिया, आपने एक फंगल सेल भी बता दिया, आपने एनिमल सेल भी बता दिया, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया कि अगर डीएनए को निकालना हो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से निकालना हो तो आप कौन सा एंजाइम यूज करने वाले हो। तो बच्चा देखिएगा कि यहां पर ये जो हम एंजाइम यूज करेंगे बैक्टीरियल सेल को ओपन करने के लिए, वो कौन सा एंजाइम होगा जानिए, देखेंगे बेटा। अब यहां पर जो ये बैक्टीरियल सेल है इसको ओपन करेंगे, उसके लिए हम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। अब कहेंगे नहीं ब्रह्मास्त्र, अब वो रामायण महाभारत वाला ब्रह्मास्त्र नहीं, एक एंजाइम जो कि क्या कर सके, इसके सेल वॉल को भी तोड़ दे, इसके सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ दे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यानी कि आप एक बैक्टीरिया सेल को ओपन करने के लिए सिंपल सा एक एंजाइम यूज करेंगे, और जो एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है लाइसोजाइम, यानी कि आप लाइसोजाइम का यूज करके बैक्टीरियल सेल को ओपन कर सकते हैं। तो बट देखिए यहां पर हमने यूज किया कौन कौन से, तो लाइसिंग एंजाइम यूज किए, और हमने साथ ही साथ में भी आपको बताया कि कौन कौन सा लाइसिंग एंजाइम का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लेविंग एंजाइम की। देखिए अगर हम क्लीविंग एंजाइम की बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्लीविंग एंजाइम का प्रयोग हम क्या करते हैं, डीएनए को काटने में करते हैं, डीएनए को काटने में करते हैं। तो यहां पे अब बात आती है कि जो क्लीविंग एंजाइम है कितने प्रकार का होता है, तो जानिए ये जो क्लीविंग एंजाइम है यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस,
एंडो नहीं, सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, फिर ये एंडोन्यूक्लियस, और एक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। तो बेटा यहां पे आप जानिएगा कि जो क्लीविंग एंजाइम है वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस यूज किया जाता है, फिर ये एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है, और फिर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहां पे जानिए कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस है इसका प्रयोग कहां किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, तो जो डीएनए है उसके टर्मिनल से काटने में, यानी कि डीएनए को किनारे से, ये क्या करता है बच्चों, डीएनए को किनारे से काटता है। किनारे से काटता है, ठीक है, डीएनए को कहां से काटता है, किनारे से काटता है। अब यहां पर है ये एंडोन्यूक्लियस का। तो बेटा देखिए ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, तो ये डीएनए को बीच से काटेगा, बीच से मत कहिए, या डीएनए के अंदर से कहिए, बात कर सकते हैं कि डीएनए के अंदर से काटेगा। तो क्या करता है, यह डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थल से काटता है, कहीं भी नहीं काट देगा, ठीक है, विशिष्ट स्थल से काटता है, स्थल से काटता है। वो विशिष्ट स्थल क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला स्थल हो सकता है। अब बात रही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, कि इसका प्रयोग हम कहां करेंगे। तो एक बात जानिए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे आप मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि आप इसे आणविक कैंची कर सकते हैं। और हाँ बेटा देखिए ये जो मॉलिक्यूलर सीजर यानी जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, ये डीएनए के अंदर से काटता है और ये विशेष स्थान को काटता है जिसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। यानी कि आप नोट कर सकते हैं कि यह डीएनए के अंदर से, यह डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटता है। अब यहां पे एक बात आती है कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, तो उसको देखेंगे। तो बस आप इतना जानिए ये क्लीविंग एंजाइम है, एक है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसका प्रयोग कहां पे होता है हमने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब यहां पे जो बात आती है एंजाइम नंबर 3, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि डीएनए लाइगेज क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि डीएनए के टुकड़े को डीएनए के सेगमेंट से जोड़ने का कार्य करते हैं, यह डीएनए लाइगेज। लेकिन हमें आपको एक बात बतानी थी, और वो क्या था, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि आखिर ये पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता क्या है, तो एक बात जानिए कि वैसे वर्ड, यहां पे आप एग्जांपल जानिए, वैसे वर्ड जो क्या कर सकते हैं, इधर से भी पढ़े तो सेम, इधर से पढ़े तो सेम, यानी कि दोनों तरफ से सेम पढ़े जाते हैं। जैसे देखिएगा नयन, ठीक है, ये मलयालम, इधर से भी मलयालम, इधर से भी मलयालम, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वर्ड जिसको हम उल्टा सीधा एक समान पढ़ लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चल करके पैलिंड्रोम सीक्वेंस को जानेंगे। जैसे कि देखिएगा जी ए, ठीक है, जी ए टी
सी, फिर जी ए ए टी टी सी। यानी कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो सीक्वेंस है इधर से भी सेम पढ़ रहे हैं, इधर से भी सेम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस है ये है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम यानी कि नेक्स्ट हिस्से में हम पूरे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में कि आखिर ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है क्या, कितने प्रकार का होता है, और किस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को किस बैक्टीरिया से या किस जीव से निकाला गया है, और हाँ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे किस सीक्वेंस को काटता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।